गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो आज हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की नेक्स्ट क्लास है। उसमें पहले हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस के बाद हम करंट अफेयर्स पर शिफ्ट करेंगे। तो आज के हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप हमारा आप डेली क्लासेस ले रहे होगे, जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आप उनको देख रहे होगे, सॉल्व कर रहे होगे, उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 27 ऑफ दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या है, 26 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है हाल ही में वीर बाल दिवस, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, क्या हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह की याद में ये मनाया जाता है। जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको पता है क्यों मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए उनके जन्मदिवस पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चंस के आंसर आप मार्क करते चलिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 50वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एकल पुरुष खिताब किसने जीता है। तो 50वां था 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है और किस ये हुआ है। तो क्या है, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, तन्वी शर्मा। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, तरुण एम। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, अनमोल खरब। और चौथा हमारा ऑप्शन है चिराग सेन। आप ऑप्शन देख लीजिए, आप मार्क कर लीजिए आपका कौन सा लग रहा है सही है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर है चिराग सेन। तो चिराग सेन हमारे हाल ही में 50वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ है, जो भी टूर्नामेंट हुआ है वो हुआ है गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, वुमेन सिंगल टाइटल। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, अनमोल खरब ने जीता है, ठीक है। ये है अनमोल खरब, जो दूसरा हमारा ऑप्शन था उन्होंने जीता है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं वो। और फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इससे रिलेटेड है क्योंकि बैडमिंटन से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें क्या हमारा है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1934 में हुई है इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है आप इसका, तो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अभी हाल ही में इसके हेड कौन है, मतलब रिसेंट जो प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के सीएम है, वो अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर साल दिए जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम होता है साल में उसमें 100% क्वेश्चन पूछता है। तो आप उनको बहुत ध्यान से देखिए, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसको नोट करिए। तो हमारा इससे रिलेटेड अभी का क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रॉबर्ट एम सोला का निधन हो गया है, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार उन्हें किस क्षेत्र में मिला था। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, अर्थशास्त्र है। दूसरा है साहित्य, तीसरा है शांति, चौथा है रसायन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर मार्क करिए आप। इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। इकोनॉमी के क्षेत्र में रॉबर्ट एम सोला को नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें कब मिला था, तो 1987 में उनको मिला था। बट एक बार नोबेल पुरस्कार जीतना अपने लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए वो न्यूज़ में है अभी, ठीक है। तो 1987 में मिला था। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इकोनॉमी का, तो क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। अर्थशास्त्र में अभी 2023 में नोबेल पुरस्कार तो क्लॉडिया गोल्डिन याद रखिएगा नाम आप, ठीक है। शांति का किसे दिया गया है पुरस्कार, ये शांति होगा, ठीक है। ये आप कट कर दिए, शांति का दिया गया नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, इनको। साहित्य का दिया गया है जॉन फॉस्डे। साहित्य का किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार,
जॉन फॉजे को दिया गया है। फिर हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड इस बार जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसका डिस्कशन में यहाँ मतलब एक्चुअली नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी में इस बार 3 लोगों को दिया गया है कंबाइन रूप में, तो उन तीनों का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप उनको ध्यान से नोट करिएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई इकिमो, मतलब 3 नाम है। पहले तो क्षेत्र याद रखिए, आप किस क्षेत्र में दिया है, क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स के सेक्टर में दिया गया है। किसे दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी को दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, ये हमारे दूसरे हैं। तीसरा हमारे कौन है, एलेक्सी आई इकिमो, एलेक्सी आई इकिमो। इन तीनों लोगों को सामूहिक रूप से दिया गया है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इनको दिया गया है किसमें, केमिस्ट्री में दिया गया, रसायन क्षेत्र से रिलेटेड है ये। हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है। पहला ऑप्शन हमारा है प्रथम फाउंडेशन को मिला है, AWSDC फाउंडेशन दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा SGBS उन्नति फाउंडेशन, चौथा हमारा ऑप्शन है तपोवन फाउंडेशन। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन सी, SGBC उन्नति फाउंडेशन को मिला है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। और NGO को इसलिए लिखा है मैंने, जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है SSE है, उसमें वही लोग या वही संस्थाएं सूचीबद्ध होती हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जैसे NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सूचीबद्ध हो सकते हैं, या कोई सामाजिक संस्था है या सरकारी संस्था है जो समाज की भलाई के लिए काम करती है और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहती है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना चाहती है, वो सारे लोग कहाँ रजिस्टर होते हैं, वो सारे होते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इसकी मंजूरी से भी देता है। तो वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है, 27 फेब को वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में किस राज्य ने पुनौरा धाम योजना को मंजूरी दी है। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है MP मध्य प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार। बिहार है जिसने राज्य में पुनौरा धाम परियोजना स्टार्ट की है। कहाँ पर हुई है ये, सीतामढ़ी जिले में, मिथिला प्रदेश में हुई है। सीतामढ़ी जिला कहाँ है, बिहार के मिथिला प्रदेश में है। सीतामढ़ी जिला के बारे में क्या बात कही जाती है, माना जाता है कि सीता माता का जन्म सीतामढ़ी जिले में ही हुआ था। हम बोलते हैं ना, हम रामायण में हमने सुना है, पढ़ा है कि मिथिला प्रदेश की राजकुमारी थी सीता माता, तो ठीक है ये है। और मिथिला की मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है, जो बिहार राज्य में स्थित है। क्या है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती हैं आपकी, मिथिला से। और मिथिला कहाँ पर है आपका, सीतामढ़ी जिले में है, जो बिहार राज्य में है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हम सबसे हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है अभी हाल ही में या आज में, वो उसका हम डिस्कशन करेंगे आज यहाँ पर। उसके बारे में सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे, आप इनको नोट करिएगा, इनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम्स के पहले आप इनका रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो हम पहला हमारा टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया है। जब से कोरोना हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला है, तो महामारी के लिए लोगों में जागरूकता फैली है। उससे बचाव कैसे करें, उससे दूर कैसे रहें या उसका निदान कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूकता हुई है। क्योंकि पहले ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हो, कोरोना ही ऐसी मात्र बीमारी, उसके बाद से लोग सतर्क हो गए हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। महामारी दिवस तो होता ही है, महामारी के खिलाफ हम तैयारी कैसे करें उसके लिए दिवस मनाया 27 दिसंबर को।
यह महत्वपूर्ण दिन संक्रामक रोगों के वर्तमान खतरे और उनसे निपटने के लिए सक्रिय उपायों के महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाता है। मतलब इस दिन हम लोगों को क्या याद दिलाते हैं कि महामारियों से खतरे कितने होते हैं, उनसे हमें कैसे निपटना है और उनको उन सक्रिय उपायों की हम मतलब कैसे हम उनसे निपट सकते हैं, तरीके क्या हैं, उन सब की आवश्यकता क्यों है हमें, इन सब की हम याद दिलाते हैं किससे, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के थ्रू। WHO के अनुसार महामारी क्या है, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन बना करके। WHO के अनुसार महामारी दिवस क्या है, ऑप्शन ABCD। तो इसकी परिभाषा WHO ने क्या दी है, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन जिसमें एक संक्रामक रोग किसी समुदाय या क्षेत्र में तेजी से फैलता है। जैसे आपने देखा था कोरोना जब बढ़ना शुरू हुआ तो एक दिन में 10-10, 20-20 लाख केसेस आए थे। तो संक्रामक बीमारी है, लोगों में बहुत तेजी से फैलता है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी, ऐसी स्थिति जिसमें एक संक्रामक रोग किसी समुदाय या क्षेत्र में तेजी से फैलता है, उसे क्या बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। महामारी के कारण क्या हो सकते हैं, महामारी कहीं पे क्यों फैलती है, कैसे फैलती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके मैंने 4 कारण लिखे हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही हों, आप कहीं और से पढ़ेंगे तो 3 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 10 भी मिल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स रखे हैं। पहला हमारा क्या है, एक नए रोगजनक का उद्भव, मतलब हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी का संक्रमण ना हो करके कोई ऐसी बीमारी हो, नई हो, जिसके बारे में हमें ना पता हो। जैसे कोरोना वायरस था, वो एक तरीके की नई बीमारी थी, ऐसी महामारी थी जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता था। पुरानी बीमारी जैसे इबोला हो गया, TB हो गया, हैजा हो गया, बहुत पुरानी बीमारियां, उनके बारे में हमें पता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक नया रोगजनक उद्भव हो। दूसरा क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन। हो सकता है कि जहाँ से ये शुरू हुआ है या जहाँ पे ये फैले वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हों, नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो, तो उसलिए वहाँ पे कोई बीमारी फैले। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ कहते मूवी देखी थी, काला पानी, आप वो देख सकते हो। उसमें है कि कोई नई बीमारी कैसे फैली है, वहाँ पे हुआ था, नेचर से थोड़ा छेड़छाड़ हुई थी, पानी से रिलेटेड कुछ हुआ था। तो ये क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन से रिलेटेड हो सकता है कि चेंज हुआ है। जनसंख्या वृद्धि और घनत्व, अगर इस जगह पे 100 लोग ही रह सकते हैं और यहाँ पे अगर 10,000 लोग रहने लगे, तो हो सकता है कि जो चीज़ें पहले नॉर्मल लग रही थी उनसे रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस हो जाए और वहाँ पे कोई बीमारी फैल जाए या कोई संक्रामक रोग फैल जाए। तो क्या जनसंख्या वृद्धि और घनत्व, अगर डेंसिटी बढ़ेगी और वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। अपर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई, जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहाँ पे बीमारियों के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो महामारियाँ ऐसे भी फैल सकती हैं। ज़्यादातर बीमारियां आप देखेंगे जो महामारियां होती हैं वो बुचर, जो मतलब जहाँ पे जानवर को काटा जाता है, मारा जाता है, जहाँ पे उनका मीट कटता है, वहाँ से फैलना शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है इतना। इसका इतिहास क्या रहा है, महामारी से रिलेटेड है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी के प्रमुख संक्रामक रोगों और महामारियों, विशेष रूप से कोविड-19 से पहले होने वाले दीर्घकालिक नुकसान को स्वीकार करते हुए दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की स्थापना की गई। तो कोरोना की वजह से 2020 में स्टार्ट किया गया है दिसंबर में ये महामारी तैयारी दिवस। ठीक है, यह दिन वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले सतत विकास एजेंडा 2020 के अनुरूप है। क्या है, यह दिन वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास एजेंडा 2020 के अनुरूप है। मतलब इसमें क्या है, हम इसमें ये डिसाइड करेंगे कि वैश्विक स्वास्थ्य जो है, विश्व में जो भी लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य की हम चिंता करें, स्वास्थ्य की देखभाल करें, उनके बारे में उनके कल्याण के बारे में सोचें। साथ ही जो हमारा सतत विकास का एजेंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा एजेंडा है, उसको भी हम ध्यान में रखें। ओके, आई होप आपको पता होगा सतत विकास क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरीके से होता है कि हम इस तरीके से विकास करें, रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज कम ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे कोयला है, कोयले का यूज़ हम इतना ना करें कि 100 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी हो, नई जनरेशन हो, उसको पता ही ना हो कि कोयला क्या होता है। तो हमको विकास करना है, ऐसे नए रिसोर्सेज की खोज करनी है जो हमारा कोयले की जगह ले सके और कोयले का उपयोग कम से कम कर सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं सतत विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है हमारी है।
सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सोनी स्पोर्ट ने किया है। या किसे नियुक्त किया गया है, तो उन्हें किसे, कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया गया है। क्यों किया गया है, उसके पीछे के रीजन हम इसमें जान सकते हैं कि उन्हें ही क्यों किया गया है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क SSN इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, ने कार्तिक आर्यन को पुरुष फुटबॉल के प्रति उनके वास्तविक जुनून, विशेषकर रियल मैड्रिड के लिए उनके समर्थन के कारण चुना है। मतलब कार्तिक आर्यन जो है उनको फुटबॉल पसंद है, वो फुटबॉल को लेकर बहुत जुनून दिखाते हैं या वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें चुना गया है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और व्यापक अपील उन्हें विविध दर्शकों से जुड़ने और खेल के प्रति उत्साह जगाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता, जाहिर है वो एक उभरते सितारे हैं, मतलब अभी यंग है एक्टर, तो बहुत सारे यंग पीपल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन्हें जानते हैं। तो अगर आजकल होता है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ट्रेंड देखकर फॉलो करते हैं, तो वो अगर अपने अकाउंट में या सोशली मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को प्रमोट करते हैं, तो जाहिर है जो करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो भी फुटबॉल में रुचि लेंगे, फुटबॉल को पसंद करेंगे, उसको खेलना पसंद करेंगे। जैसे क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है आजकल, वैसे ही इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में रिलेटेड है योर होम ऑफ फुटबॉल। योर होम ऑफ फुटबॉल फुटबॉल से ही रिलेटेड है। क्या है, एक योर होम ऑफ फुटबॉल अभियान चलाया गया है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और कार्तिक आर्यन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। एक तरीके से SSN और कार्तिक आर्यन जी ने मिलकर के एक अभियान चलाया है, योर होम ऑफ फुटबॉल। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि योर होम ऑफ फुटबॉल अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। SSN और कार्तिक आर्यन के दोनों लोगों ने सहयोगात्मक रूप से स्टार्ट किया है। इसमें SSN के व्यापक फुटबॉल पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करने वाली 5 मनोरम फिल्में शामिल हैं। जो सोनी चैनल की, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की जो 5 फिल्में हैं उनको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, जिसमें है UEFA यूरो 2024, UEFA चैंपियंस लीग, UEFA यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग, UEFA नेशनल लीग। ठीक है, ये हो गई 5 हमारी। बुंडेसलिगा, एमिरेट्स, FA कप, डूरन कप होगा, ये डूरन कप फुटबॉल से रिलेटेड दिया जाता है ये, और रोशन सऊदी लीग सहित प्रतिष्ठित टूर्नामेंट और लीग के 900 से अधिक लाख मैच शामिल हैं। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी कप हुए हैं, जो भी मैचेस हुए हैं, जो मूवीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको इसमें ऐड किया गया है ताकि लोगों के बीच इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके फुटबॉल को लेकर के, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जायरोकॉप्टर। जैसे हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर का ही है जायरोकॉप्टर। एयर सफारी पर्यटन, एयर है तो मतलब हवा से रिलेटेड है, सफारी पर्यटन मतलब एक तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार शुरू किया गया है जायरोकॉप्टर, हवाई जहाज से एक तरीके से लोगों को पर्यटन कराया जाएगा, सैर कराई जाएगी। कहाँ की, हिमालय की चोटियों की सैर करी है। तो जायरोकॉप्टर एयर जो सफारी पर्यटन जो शुरू किया गया है वो हिमालय की चोटियों की सैर कराने के लिए शुरू किया गया है। यूके रिलेटेड कुछ प्रमुख, उत्तराखंड से रिलेटेड हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब न्यूज़ में था उत्तराखंड, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे ऐड किया है, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्याकरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि सूर्याकरण का जो 17वां संस्करण है वो कहाँ पर हो रहा है, सैन्य अभ्यास है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जा रहा है। ये उससे रिलेटेड हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू होगा। मतलब नाम उसका है उत्तराखंड महोत्सव, लेकिन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, लखनऊ में शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार
प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है आपसे रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन बने हैं। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें चुना गया है, किसको बनाया गया है, अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 में शुरू हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित पर्व कहाँ से रिलेटेड है या कहाँ मनाया जाता है। पूछ सकता है कि हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अयोध्या जंक्शन का अयोध्या धाम जंक्शन में परिवर्तन, मतलब नाम चेंज किया गया है एक तरीके से। क्या अयोध्या जंक्शन जो था उसका नाम क्या किया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। नाम चेंज करने में यूपी गवर्नमेंट बहुत आगे है, योगी जी को बहुत पसंद है नाम चेंज करना, तो उन्होंने फिर से चेंज किया है, अयोध्या धाम जंक्शन किया है, अयोध्या जंक्शन का नाम चेंज करके। ठीक है, यह स्टेशन एक राजसी मंदिर जैसा दिखता है जिसमें गुंबद, स्तंभ, मेहराब और भगवान राम के जीवन को दर्शाते भित्ति चित्र भी हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जंक्शन है जिसमें गुंबद हैं, स्तंभ है, मेहराब हैं और भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाले भित्ति चित्र भी शामिल हैं, और जो कैसा दिखता है, राजसी मंदिर जैसा दिखता है। तो कौन सा होगा हमारा, नया है अयोध्या धाम जंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में अयोध्या में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ हम देख लेते हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित नया हवाई अड्डा अयोध्या की कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर है। मतलब एक यूपी के छोटे से, मतलब छोटा नहीं है, बड़ा है, अयोध्या में अभी हवाई अड्डा बनाया गया है, वो भी नेशनल नहीं है। आप नेशनल, डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के फ्लाइट्स वहाँ से ले सकते हो। कहाँ के लिए है, मतलब इंटरनेशनल में कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके की वहाँ की फ्लाइट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ये घरेलू मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले सकते हो आप, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों उड़ानों को पूरा करता है, जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए आसान पहुंच हो जाती है। जाहिर है जब अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन में रह रहे हैं, वो चाहेंगे आकर के इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन उसको देखना, या बाद में हो सकता है आना चाहें। तो डेफिनेटली थोड़ा सा पर्यटन को आसान बनाने के लिए, ताकि लोग दूर दूर से या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं, जो भी टूरिस्ट हैं आना चाहते हैं अयोध्या राम मंदिर में, थोड़ा आसान हो जाए। तो इसी सोच के साथ वहाँ पे हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया गया है। इससे वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, पर्यटन क्षेत्र बनेगा, पर्यटक स्थल बनेगा। जैसे आगरा बहुत फेमस है हो, तो कल के दिन अयोध्या मंदिर भी हो सकता है वैसा। विश्व का सबसे लंबा पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जो बिल्कुल नया न्यूज़ होता है, तो एक तरीके से बहुत नई न्यूज़ है। क्या है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? हाल ही में बना डेनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का होगा, चीन का होगा। तो डेनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे पुल के रूप में 2023 का रिकॉर्ड बनाया है, जो आश्चर्यजनक रूप से फैला है 102.4 मील, 102.4 मील, लगभग 164 किलोमीटर तक का लंबा होगा, जो कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, बीजिंग और संघाई के बीच चीन की हाई स्पीड रेल का एक प्रस्तुत खंड है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार 100 फीट ऊंचा है, मतलब 100 फीट ऊंचा बनाया गया है, और इसके निर्माण के दौरान 10,000 से अधिक लोगों के प्रयास शामिल हैं। मतलब इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो इसके निर्माण कार्य में लगे हुए थे। लंबाई कितनी है इसकी, 1024 है, 164.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में से शामिल किया गया है, विश्व का सबसे लंबा पुल है, फर्स्ट नंबर पे इसे रखा गया है। मैंने एक सूची बनाई है विश्व के टॉप 10 सबसे लंबे पुल की, तो हमारा पहले नंबर पे कौन सा है, जो अभी हमने पढ़ा, दानियांग कुनसांग ग्रैंड ब्रिज। लेंथ कितनी है, 164.8 किलोमीटर्स, 2010 में बना था, चाइना। चंगहुआ काउंसियोंग वियाडक्ट है, 157.3 किलोमीटर है, 2004 में बना है, ताइवान में है। तियानजिन ग्रैंड ब्रिज 113.7 किलोमीटर,
2010 में बना है, चाइना में है। कांगडे ग्रैंड ब्रिज 105.881 किलोमीटर है, 2010 में बना है, चाइना में है। वियनान वीहे ग्रैंड ब्रिज 79.732 किलोमीटर लंबा है, 2008 में बनाया गया है, चाइना में है। 6 हमारा है बैंगना एक्सप्रेसवे 54 किलोमीटर है और 2000 में बनाया गया है, थाईलैंड में है ये। बीजिंग ग्रैंड ब्रिज है, बीजिंग है, फिर कहाँ होगा, 48.153 2010, चाइना में है। मेट्रो मनीला स्काईवे सिस्टम कहाँ पर है, इसकी लंबाई है 39.2 किलोमीटर, 2021 में बना है, फिलीपींस में है। लेक पोंचाट ट्रेन कॉजवे, ट्रेन आप अलग कर लीजिएगा, 38.442 किलोमीटर 1956 में बना है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। वुहान मेट्रो ब्रिज की लंबाई क्या है, 37.77 किलोमीटर, 2009 में बना है, चाइना में है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पुल है लंबाई के मामले में वो कहाँ पर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टॉप 10 में जो 7 कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। उसमें उसके अलावा एक ताइवान से है, एक थाईलैंड से है, एक फिलीपीन से है, एक यूएस से है। इससे आपको आसानी होगी, अगर इन 4-5 नाम के अलावा आप ऑप्शंस में कोई और नाम दिखता है तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो चाइना हो गया, ताइवान, थाईलैंड, फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 नाम ऐसे हैं जिनके नाम सबसे लंबे पुलों का लिस्ट में शामिल है ये। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम कल का जो नया करंट अफेयर्स होगा 29 दिसंबर का, उसका डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जैसे हम डेली करते हैं, उसके बाद हम आगे की न्यूज़ पर शिफ्ट करेंगे। तो ठीक है, अगर आपने हमारा नोटबुक IAS का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए कोर्सेज़ के बारे में, जो भी नई चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे क्या हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उसमें शामिल है यूपीएससी स्टेट PCS हो गया, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे वो दैनिक उत्तर लेखन हो, चाहे MCQ फॉर्म में हो, आदि हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप सारी चीज़ें अच्छे कर रहे होंगे। So have a good day. Thank you.